इस वीडियो में हम मुंडा शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे जो कि जेपीएससी कॉम्बाइंड सिविल सर्विसेज के प्रीलिमिनरी एग्जाम के जीएस पेपर 2 के सिलेबस में शामिल है। मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की पारंपरिक स्वशासी प्रणाली है। स्वशासी प्रणाली का अर्थ सेल्फ गवर्निंग सिस्टम होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत मुंडा जनजाति के लोग अपने समाज को संगठित और सुचारू रूप से चलाते आए हैं और अपने समाज में घटित होने वाले सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आपराधिक मामलों का निपटारा करते आए हैं। मुंडा शासन व्यवस्था को गहराई से समझने के लिए हमें उनका झारखंड में इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नज़र उनके इतिहास पर डालें। मुंडा जनजाति का झारखंड के छोटा नागपुर में आगमन रीसा मुंडा के नेतृत्व में लगभग 600 बीसी यानी ईसा पूर्व में हुआ था। रीसा मुंडा के साथ लगभग 21,000 मुंडाएं आए थे। ये झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले सबसे पुराने जनजातियों में से एक हैं। मुंडा जनजाति का झारखंड के छोटा नागपुर में प्रवेश को लेकर विद्वानों में 3 धारणाएं काफी प्रचलित है। पहली धारणा यह है कि मुंडाओं का मूल निवास स्थान तिब्बत है और ये वहीं से आकर पहले दक्षिण बिहार में बसे, मगर वहां अन्य जनजातियों जैसे चेरो, उरांव, खरवार आदि के विरोध के कारण बाद में वे छोटा नागपुर के क्षेत्र में बस गए। दूसरी धारणा यह है कि आर्यों के दबाव के कारण मुंडा जनजाति भारत के दक्षिण पश्चिम भाग से चलकर मध्य प्रदेश आए, फिर बाद में ये झारखंड में प्रवेश कर गए। तीसरी धारणा यह है कि मुंडा जनजाति के झारखंड में आने से पहले यहाँ असुर जनजाति रहा करते थे और जब मुंडा जनजाति भारत के दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किए तो वे असुरों को हराकर यहाँ बस गए। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मुंडा जनजाति रीसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड आए थे और रीसा मुंडा ने यहाँ एक सोना लेकन दिसुम राज्य का कल्पना किया। सोना लेकन दिसुम का मतलब होता है सोना की तरह देश यानी सुनहरा देश। रीसा मुंडा ने इसी कल्पना को हकीकत में बदलते हुए एक राज्य का स्थापना किया और सूतिया पाहन को इस राज्य का राजा नियुक्त किया। सूतिया पाहन के नाम पर ही राज्य का नाम सूतिया नागखंड पड़ा और इसकी राजधानी सुतियांबे बनी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि झारखंड में राज्य का गठन सबसे पहले मुंडा जनजातियों ने ही किया था। हम इस वीडियो में सूतिया नागखंड को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस यहाँ पर जरूरी जानकारी का जिक्र कर दे रहे हैं। सूतिया नागखंड का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। सूतिया नागखंड का पहला राजा कौन था? सूतिया पाहन और अंतिम राजा मदरा मुंडा। तो ये बेसिक जानकारी था सूतिया नागखंड के बारे में, जो कि मुंडा शासन व्यवस्था को पढ़ने के क्रम में बीच में आया तो मैंने आपको दे दिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब मुंडा जनजाति झारखंड में आए तो यहाँ का क्षेत्र जंगलों से भरा हुआ था। इसीलिए मुंडाओं ने यहाँ बसने और खेती करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जंगलों को काटना शुरू किया। जंगलों की कटाई से खाली हुई क्षेत्रों को मुंडाओं द्वारा खूंट कट्टी कहा जाने लगा। खूंट का मतलब परिवार होता है और एक मुंडा परिवार ने खुद के लिए जो जमीन तैयार किया वह खूंट कट्टी कहलाया। इसी तरह कई मुंडा परिवारों ने खुद के लिए जमीन तैयार किया और इसके परिणाम स्वरूप कई सारे खूंट कट्टी बने। जो मुंडाएं जंगलों का कटाई करके खेत बनाने का काम करते उनको खूंट कट्टीदार कहा जाने लगा और वह खूंट कट्टीदार ही अपने बनाए हुए जमीन या खेत के मालिक होते थे। धीरे धीरे जब खूंट कट्टी की संख्या बढ़ी तो ये आपस में मिलकर हातू कहलाए। हातू का मतलब गांव होता है और हर हातू का एक प्रधान होता है जिसे मुंडा कहा जाता है। मुंडा का कार्य अपने हातू यानी गांव में विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है। इसके अलावा वो गांव के अंदर विवादों का निपटारा करता है, बाहरी कार्यों या मामलों में अपने हातू यानी गांव का प्रतिनिधित्व करता है
और भी कई काम करता है इन सभी के अलावा। मुंडाओं के किसी भी हातू यानी गांव में 3 विशेष स्थल होते हैं। पहला स्थल सरना कहलाता है। यहाँ मुंडाओं के ग्राम देवता निवास करते हैं। इनके ग्राम देवता को हातू बोंगा कहते हैं। दूसरा स्थान अखड़ा होता है, जहाँ पंचायत की बैठक, नाच गान और सामूहिक कार्यक्रम होते हैं। यहीं पर मुंडाओं का युवा गृह भी होता है, जिसे गीती ओड़ा कहा जाता है। तीसरा स्थान शासन होता है। यह समाधि स्थल होता है। यहाँ शवों को दफनाया जाता है तथा पत्थर के सील रखे जाते हैं, जिसे शासन दिरी कहा जाता है। यहाँ दिरी का मतलब पत्थर होता है और यही शासन दिरी मुंडाओं के वंशावली का प्रतीक होता है। अब क्योंकि हमें मुंडा जनजाति के झारखंड में बसने के बारे में मूलभूत जानकारी मिल गई है, तो आइए अब हम उनके शासन व्यवस्था की ओर बढ़े। झारखंड में शासन व्यवस्था की शुरुआत मुंडा जनजातियों ने ही की थी। मुंडा शासन व्यवस्था प्रमुख रूप से 3 स्तरीय शासन व्यवस्था है, जिसमें सबसे नीचे स्तर पर ग्राम पंचायत आता है। ग्राम पंचायत कई हातू यानी गांव को मिलाकर बनता है और इसके प्रमुख को हातू मुंडा कहते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख के तौर पर हातू मुंडा उन सभी मामलों के निपटारों की अध्यक्षता करते हैं जो गांव के स्तर पर नहीं सुलझ पाता। इसके अलावा 2 गांवों के बीच के विवाद को भी हातू मुंडा सुलझाने का काम करते हैं। उसके बाद पट्टी पंचायत आता है, जो कि कई ग्राम पंचायत को मिलाकर बनता है और इसके प्रमुख को मानकी कहते हैं। मानकी वैसे मुद्दों के निपटारों की अध्यक्षता करते हैं जो कि न तो गांव के स्तर पर सुलझ पाता है और न ही ग्राम पंचायत के स्तर पर। इसके अलावा मानकी ग्राम पंचायत के स्तर पर हो रहे प्रशासनिक कार्यों की अध्यक्षता भी करते हैं। पट्टी पंचायत के बाद आता है पढ़ा पंचायत, जो कि कई पट्टी पंचायत को मिलाकर बनता है और इसके प्रमुख को पढ़ा राजा कहते हैं। पढ़ा राजा को मुंडा जनजाति का सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का संज्ञा दिया जाता है। हत्या जैसे गंभीर मामलों का निपटारा भी सीधे तौर पर पढ़ा राजा ही करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 3 स्तर के नीचे और ऊपर भी एक एक पद होता है। नीचे के पद के बारे में तो हमें पहले ही पता चल गया है कि वे गांव के प्रमुख का पद होता है, जिसे हम मुंडा कहते हैं। सबसे ऊपर का पद राज्य के प्रमुख का पद होता है, जो राजा या सरदार कहलाता है। और 22 पढ़ा में एक राजा होता है, यानी 22 पढ़ा मिलकर एक राज्य बनता है और उस राज्य का प्रमुख राजा कहलाता है। अब हम पंचायतों और प्रमुखों का नाम तो जान गए, मगर किसी भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और भी कई पद होते हैं। तो आइए हम उन महत्वपूर्ण पदों और उनके कार्यों के बारे में एक एक कर जानें। यदि हम ग्राम पंचायत की बात करें तो हातू मुंडा के नीचे पाहन, पनभरा और महतो के पद होते हैं, जो अपने अलग अलग दायित्वों को पूरा करते हैं। जैसे पाहन हातू मुंडा का सहयोगी होता है और पूजा पाठ करवाने का काम करता है। इसे धार्मिक प्रमुख के तौर पर भी देखा जाता है। हातू मुंडा के अनुपस्थिति में ये उनका कार्यभार भी संभालता है। पाहन को 2 तरह की भूमि दी जाती है। पहली डाली कटारी भूमि, जो कि पूजा पाठ और गांव में शांति बनाए रखने के लिए दान में दी जाती है। यह भूमि लगान मुक्त होती है। और दूसरी भूमि जो पाहन को दी जाती है उसे भूत खेता भूमि कहते हैं, जो कि भूत प्रेत से बचाने के लिए किया गया पूजा के एवज में पाहन को दी जाती है। कई जगह पर हमें पाहन के बाद पुजारी पाहन भी सुनने को मिलता है। पुजारी पाहन केवल पूजा पाठ कराता है। वो हातू मुंडा के अनुपस्थिति में कोई प्रशासनिक कार्य में योगदान नहीं देता है। पनभरा पाहन का सहयोगी होता है और पाहन की अनुपस्थिति में पूजा पाठ कराने का काम करता है। कई जगह पर आपको पनभरा के जगह पर पुजार नाम देखने को मिलेगा। तो ये दोनों एक ही होता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। महतो संदेश वाहक के रूप में काम करता है
और हातू मुंडा तथा पाहन को उनके कामों में सहयोग भी करता है। अब यदि हम पट्टी पंचायत की बात करें तो इसमें हमें प्रमुख का नाम और काम के बारे में तो पता है, मगर अन्य पदों के बारे में अधिक जानकारी कहीं नहीं मिलती है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि कई जगहों पर पट्टी पंचायत नहीं होता है और ग्राम पंचायत के बाद सीधे पढ़ा पंचायत आता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो पद ग्राम पंचायत और पढ़ा पंचायत में होते हैं वही पद पट्टी पंचायत में भी होते हों। तो चलिए अब हम पढ़ा पंचायत की ओर बढ़े। पढ़ा पंचायत में पढ़ा राजा के नीचे 5 प्रमुख पद होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला ठाकुर, दीवान, पांडे, कर्ता या फिर दरोगा और लाल। इन सब के अलावा मुंडा शासन व्यवस्था में और भी कुछ पद हैं, जैसे कोतवाल, घटवार, बरकंदाज, चवार डोलाइट, पानखवास और पुरोहित। ये सब अपने अलग अलग दायित्वों को पूरा करते हैं। जैसे ठाकुर पढ़ा राजा का सहयोगी होता है और उनके अनुपस्थिति में ठाकुर ही उनका कार्यभार संभालता है। दीवान पढ़ा राजा का मुख्य सलाहकार या मंत्री होता है। ये 2 तरह का होता है, पहला गढ़ दीवान और दूसरा राज दीवान। गढ़ दीवान गांव के भीतर के स्तर पर काम करता है और राज दीवान गांव के बाहर के स्तर पर काम करता है। पांडे पांडे पढ़ा राजा का सचिव होता है और कागजातों का देखरेख करता है। लाल वकील होता है जो सभा में बहस करने का काम करता है। लाल भी 3 तरह का होता है, बड़ लाल, मझ लाल और छोट लाल। बड़, मझ और छोट से आप मतलब तो समझ ही गए होंगे। बड़ यानी बड़ा, मझ यानी मंझला और छोट यानी छोटा। कर्ता या दरोगा पढ़ा राजा के आदेश को प्रसारित करवाता है और सभा में अनुशासन सुनिश्चित करता है। अनुशासन सुनिश्चित करने से मेरा अर्थ ये है कि वो सभा में शांति बनाए रखने के लिए सबको प्रेरित करता है। कोई कुछ हथियार लेकर के ना आ जाए सभा में, या सभा में कोई गुस्सा हो करके किसी पर हाथ ना उठाए। इन सबको सुनिश्चित करने का काम करता है। घटवार दंड में मिला सामग्री या रुपए इसके जिम्मे रहता है और ये उसे बांटने का काम करता है। बरकंदाज पुलिस कार्यकर्ता या सिपाही होता है जो दीवान के आदेश पर गांव-गांव में नोटिस जारी कराता है। चवार डोलाइट सभा में हाथ पैर धुलवाने का काम करता है। जो भी सभा में लोग आए हैं उनको हाथ पैर धोना होता है, तो वो चवार डोलाइट के पास ही जाते हैं या वही उनके पास आता है और उनका पैर हाथ धुलवाने का काम करता है। पानखवास पानखवास सभा में तंबाकू बांटने का काम करता है। फिर आता है आखिरी में पुरोहित। पुरोहित का काम शुद्धिकरण करना होता है, यानी यदि किसी को दंड के रूप में समाज से बहिष्कृत किया गया है तो वापस उसे समाज में शामिल करने के पहले पुरोहित उसका शुद्धिकरण करता है। आइए अब हम मुंडा जनजाति और उनके शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानें। मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यदि झारखंड में टॉप 5 सबसे बड़ी जनजातियों की बात करें तो नंबर 1 पर संथाल आता है, नंबर 2 पर ओरांव, नंबर 3 पर मुंडा, नंबर 4 पर हो और नंबर 5 पर खड़िया। तो ये रहा 5 जनजाति, टॉप 5 जनजाति। नेक्स्ट, मुंडा झारखंड में कोलेरियन समूह की एक सशक्त जनजाति है। इसे प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में रखा जाता है। मुंडा जनजाति की भाषा मुंडारी है, जिसे वो लोग होडो जगर भी कहते हैं। हम लोग उनके भाषा को मुंडारी कहते हैं और वो लोग अपने भाषा में उसे होडो जगर भी कहते होंगे। इनकी भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की एक प्रमुख भाषा है। मुंडा जनजाति में 340 गोत्र हैं। इनके गोत्र के नाम पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि से संबंधित होते हैं। सांडिल, होरो, नाग, कमल, केरकेट्टा, पूर्ति, हंस, डांग, टूटी, बोदरा,
आदि इनके कुछ प्रमुख गोत्र हैं। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति होता है। ऐसा माना जाता है कि मुंडा जनजाति के लोग जरासंध से संबंधित हैं और ये महाभारत युद्ध में कौरव की सेना में थे। झारखंड में यह जनजाति मुख्य रूप से रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम तथा संथाल परगना में पाई जाती है। झारखंड के अलावा मुंडा जनजाति बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आदि राज्यों में भी रहते हैं। इनका भोजन मुख्य रूप से धान, मड़ुआ, मक्का, जंगल के फल फूल और कंदमूल हैं। मुंडा जनजाति में महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की साड़ी होती है जिसे 12 हथिया यानी बारकी लीजा कहते हैं और पुरुष साधारण सा धोती का प्रयोग करते हैं जिसे तोलोंग कहते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था पितृसत्तात्मक है क्योंकि इसमें प्रमुख पदों पर महिलाओं की नियुक्ति अथवा भागीदारी की मनाही है। जनजातियों की शासन व्यवस्था में सबसे प्राचीन गणतांत्रिक शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था को माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा निर्वाचित होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पढ़ा राजा के अलावा जितना भी पद है वो सब वंशानुगत होता है। यह शासन व्यवस्था सहकारी व्यवस्था है क्योंकि इसमें प्रमुखों को कर या तनख्वाह नहीं मिलता है। मुंडा शासन व्यवस्था को वैशाली के लिच्छवी वंश ने भी अपनाया था। रीसा मुंडा को रीता मुंडा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा मुंडा शासन व्यवस्था समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।